हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स पढ़ने से पहले हमें बहुत सारा मैथमेटिकल टूल पढ़ना है। सवाल ये उठता है कि सर हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ें। एक बेसिक सवाल है कि फिजिक्स में हमें नेचर के लॉज पढ़ने हैं तो हम मैथ्स क्यों पढ़ें। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सी बात आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए आप हिसार से दिल्ली जाना चाहते हैं, काफ़ी लंबा सफ़र है। मैं आपको कहता हूँ टारगेट आपका है हिसार से दिल्ली जाना, आप जा सकते हैं। तरीका नंबर 1 पैदल पैदल जाइए, तरीका नंबर 2 आप साइकिल लेके जाइए, तरीका नंबर 3 मैंने आपको दिया एक अच्छी सी गाड़ी जिसमें खाने पीने का अरेंजमेंट है, एसी लगा हुआ है, तो नो डाउट आप तीसरा ही पसंद करेंगे। यानी टारगेट तो हमारा साइकिल से भी पूरा हो रहा था। उसी तरह हमारा टारगेट फिजिक्स पढ़ना है, नेचर के लॉज को पढ़ना है, लेकिन मैथमेटिक्स ऐसी टूल की तरह काम करेगा जो हमारी नेचर के लॉज की अंडरस्टैंडिंग को इजी और आसान बनाएगा। इसलिए हमें मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए और मैथमेटिक्स में हम सबसे पहले पढ़ना पसंद करेंगे डेरिवेटिव। तो पहला टॉपिक है अपना डेरिवेटिव। तो सवाल उठता है कि डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव क्या है ये समझने से पहले हम एक छोटा सा वर्ड समझना चाहेंगे, वो है चेंज। आफ्टर दैट आई विल कम टू द टॉपिक ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद हम डेरिवेटिव समझेंगे। तो पहले एक छोटा सा वर्ड है जो हम अक्सर बोलते रहते हैं, चेंज। तो चेंज क्या है? सिंपल सी बात है, किसी भी क्वांटिटी का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना चेंज है। एग्जांपल के तौर पे एक कंटेनर है और कंटेनर में पानी भरा हुआ है। अगर आप ऊपर से पानी डालेंगे और पानी बढ़ रहा है तो हम कहेंगे इंक्रीज हो गया, और अगर आप होल कर देंगे और पानी निकल रहा है तो हम कहेंगे डिक्रीज हो गया। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को मिला के हम बोल सकते हैं चेंज आया। अब चेंज दो किस्म का होता है। जनरली आपके आस पड़ोस में जब आप चीज़ों का चेंज देखते हैं तो दो तरह के चेंज है। एक हम कहते हैं लार्ज चेंज, एक है स्मॉल चेंज। सवाल उठता है कि कौन सा चेंज लार्ज है और कौन सा चेंज स्मॉल है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक फर्नेस है, उस फर्नेस का टेम्परेचर 50,000 डिग्री सेल्सियस है और आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया 1 डिग्री बढ़ा दिया। अब 50,000 के आगे 1 डिग्री बढ़ाना एक मामूली सा इंक्रीज है, तो हम बोलेंगे टेम्परेचर में जो इंक्रीज है वो बहुत ही स्मॉल है, तो हम इस इंक्रीज को कहेंगे dt 1 डिग्री। अब एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपके रूम में एसी चल रहा है और आपके रूम का टेम्परेचर केवल 5 डिग्री है और आपने 1 डिग्री बढ़ा दिया, 6 डिग्री कर दिया। अब ओरिजिनल वैल्यू बहुत ही स्मॉल थी, उसके आगे जो 1 डिग्री का इंक्रीज है, अब वो इंक्रीज स्मॉल नहीं कहलाएगा, अब वो इंक्रीज लार्ज कहलाएगा। तो हम उसे लिखना पसंद करेंगे डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री। सिमिलरली आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल, पिक्चर की फॉर्म में है वो एग्जाम्पल। अब देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरा एरिया है, ए एरिया। अब मैंने इसको इतना इंक्रीज कर दिया, तो अब जो इंक्रीज है, जो ब्लू एंड पिंक दिख रहा है, वो इंक्रीज है लार्ज इंक्रीज, ओरिजिनल के आगे काफी ज्यादा है, तो हम इस इंक्रीज इन एरिया को लिखना पसंद करेंगे डेल्टा आई। इसी तरह दूसरा केस, ये जो एरिया है, इस एरिया के आगे मैंने इसको, ये एरिया था मेरा ओरिजिनल और इसको मैंने थोड़ा सा दोनों साइड से बढ़ा दिया, तो अब जो इंक्रीज है जो कि पिंक कलर का दिखाई दे रहा है वो है स्मॉल इंक्रीज। ओरिजिनल के आगे थोड़ा सा इंक्रीज है तो हम उस इंक्रीज को स्मॉल कहेंगे और हम उसे DA लिखना पसंद करेंगे। तो इस तरह हम समझ गए हैं कि किसी भी क्वांटिटी में अगर लार्ज इंक्रीज होता है, किसी भी क्वांटिटी में लार्ज इंक्रीज होता है तो हम उसे डेल्टा Q लिखेंगे, और अगर वो इंक्रीज बहुत ही थोड़ा सा, अब वो थोड़ा सा है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल कितना है। तो अगर किसी भी क्वांटिटी का थोड़ा सा इंक्रीज है तो उसे DQ लिखेंगे। तो ये परमानेंट बात है, जब भी हम लिखें डेल्टा T दैट मीन्स इंक्रीज लार्ज है, और जब भी हम उसे लिखें DT मतलब इंक्रीज स्मॉल है। यस और नो, बात समझ आ गई अब सभी को? तो टेम्परेचर का स्मॉल इंक्रीज है तो DT लिखेंगे, टाइम का स्मॉल इंक्रीज है तो हम उसे D स्मॉल t लिख देंगे। इसी तरह मास का स्मॉल इंक्रीज है DM, थीटा का स्मॉल इंक्रीज है D थीटा एंड सो ऑन। दैट आर सम सिंबल्स which we are going to use in the next concept। ये कुछ वो शब्द हैं जो हम यूज करेंगे। अब समझते हैं कि डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव क्या है ये समझने के लिए इमेजिन करिए ये करोड़ है
इस रोड पे एक पेड़ है और उस पेड़ से कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा है। वो आदमी मान लीजिए x दूरी पर है। अब अगर ये आदमी चलना शुरू करेगा तो समय के साथ, टाइम के साथ धीरे धीरे x बढ़ता जाएगा। तो मान लीजिए टाइम बढ़ा dt, थोड़ा सा टाइम dt, अब जब जैसे ही मैंने बोला dt टाइम बढ़ा, इसका मतलब थोड़ा सा टाइम बढ़ा तो इसका x भी आगे, अगर ये चल रहा है तो x भी थोड़ा सा बढ़ेगा, और जो x थोड़ा सा बढ़ा है मैं उसे कहूंगा dx। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि इस आदमी का x दैट इज पोजीशन बढ़ रही है किसके साथ? टाइम के साथ। अब ये समझने वाली बात है कि dx और dt में किस तरह का रिलेशन है। तो dx भी चेंज है, x का चेंज है, और dt टाइम का चेंज है, और x किसके साथ बदल रहा है? टाइम के साथ बदल रहा है। तो अगर हम इन दो स्मॉल चेंज का रेशियो ले लें, अगर हम इन दो स्मॉल चेंज का रेशियो ले लें तो वो रेशियो कहलाएगा डेरिवेटिव। वो रेशियो कहलाएगा डेरिवेटिव। अब सवाल ये उठता है कि सर ये रेशियो क्या बताएगा, इसका क्या मीनिंग क्या निकला, ये बताएगा क्या? तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि अब आप दो सिचुएशन लीजिए। यही पेड़ है, यहाँ एक आदमी है और यहाँ एक बच्चा है। इस बच्चे का जो पोजीशन है वो x है, इसका भी x है, ये भी आगे जा रहा है और ये भी आगे जा रहा है, ये आदमी भी आगे जा रहा है और ये बच्चा भी आगे जा रहा है। अब इसका dx/dt का रेशियो 4 है और इसके dx/dt का रेशियो 2 है। तो इसका क्या मतलब निकला? इसके dx और dt का रेशियो 4 है, इसके dx और dt का रेशियो 2 है। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि समय के साथ इसका x, इस बच्चे का x, 1 सेकंड में, टाइम जब 1 बढ़ेगा तो x जो है वो 2 बढ़ेगा, और इसमें जब टाइम 1 बढ़ेगा तो x 4 बढ़ेगा। इसका मतलब है इस आदमी का जो x है वो तेजी से बढ़ रहा है और इस बच्चे का जो x है वो स्लो बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे यहां x का समय के साथ डेरिवेटिव हाई है और यहां x का समय के साथ डेरिवेटिव लो है। तो एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ बढ़ने का रेट या घटने का रेट, यानी बढ़ने और घटने का जो तरीका है, जो रेट है, वो कहलाता है डेरिवेटिव। और हम इसे पढ़ना पसंद करेंगे dx/dt, या फिर हम इसे कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम 3 तरह की प्रोनाउंसिएशन यूज कर सकते हैं, dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए प्रेजेंट सिनेरियो में एक बड़ी ही दुखद चीज जो हम अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं, कोरोना नाम की बीमारी जो हमें परेशान कर रही है पूरे वर्ल्ड को। तो मान लीजिए किसी शहर के अंदर कोरोना पेशेंट्स इतने थे, अगले एक दिन में उस शहर में कोरोना पेशेंट्स इतने बढ़े, फिर इतने बढ़े। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स किसके साथ बढ़ रहे हैं बच्चों? टाइम के साथ बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ पेशेंट्स टाइम के साथ बढ़ रहे हैं। मैं आपको 2 अलग अलग शहरों के नाम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये A शहर है और ये दूसरा B शहर है। A शहर में भी कोरोना के पेशेंट्स समय के साथ बढ़ रहे हैं और B शहर में भी कोरोना के पेशेंट्स, जिसको मैं इन कह रहा हूं, वो समय के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक पिक्चर बना के दिखाऊंगा, पिक्चर से समझिएगा कि क्या हो रहा है। इसमें कोरोना के पेशेंट्स पहले दिन इतने थे, अगले दिन इतने हैं, अगले दिन इतने हैं। क्या फील हो रहा है आपको? बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि समय के साथ इसमें पहले इंक्रीज लार्ज, फिर और ज्यादा इंक्रीज। यहां जो इंक्रीज है वो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन बच्चों बहुत ही स्लो इंक्रीज है। यहां इंक्रीज कम हो रहा है, नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट समय के साथ कम बढ़ रहे हैं, या नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट समय के साथ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो हम कहेंगे यहां जो dn/dt है वो हाई है। dn नंबर ऑफ इंक्रीज इन पेशेंट्स विद टाइम। यहां कोरोना के पेशेंट समय के साथ ज्यादा बढ़ रहे हैं, यहां कोरोना के पेशेंट समय के साथ कम बढ़ रहे हैं। यहां रेट कम है, यहां रेट हाई है, यहां डेरिवेटिव हाई है, यहां डेरिवेटिव लो है। तो सिंपल सी भाषा में बात करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डेरिवेटिव, इज कॉल्ड
डेरिवेटिव। उम्मीद है समझ आ गई होगी बात। अब हम ट्राई करेंगे कि इस डेरिवेटिव को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगला सिंपल सा सवाल उठता है कि सर ये डेरिवेटिव निकाला कैसे जाएगा। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं और उसे डेरिवेटिव की कैलकुलेशन करते हैं। एक सवाल लेते हैं और उसी से डेरिवेटिव की कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर का एरिया है एल स्क्वायर। स्क्वायर है जिसका एरिया ए है और उसकी लेंथ एल और एल है। तो एरिया है बच्चों कितना, एल स्क्वायर। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं दो चीजें। पहली चीज डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, दूसरी चीज डी ए बाई डी एल। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, ये दो चेंज का रेशो है, लेकिन ये रेशो डेरिवेटिव नहीं कहलाएगा। जब ये चेंज स्मॉल होंगे तो ये रेशो डेरिवेटिव कहलाएगा। तो पहले हम इसको निकालेंगे, फिर हम इसको निकालेंगे, फिर हम फार्मूला बनाएंगे। तो शुरू करते हैं, कैसे होगा। मैं आपको पिक्चर के जरिए दिखाना चाहूंगा। ये हमारा ए एरिया है, इसकी लेंथ एल है, ये लेंथ भी एल है। मैंने ऊपर से इसको डेल्टा एल बढ़ा दिया और इधर से भी मैंने इसको डेल्टा एल बढ़ा दिया। तो ये जो बाहर का एरिया है जो कि आपको ब्लू और पिंक दिख रहा है, वो है हमारा डेल्टा ए। ये है एरिया, इधर लेंथ को बढ़ाया गया डेल्टा एल, इधर भी लेंथ को बढ़ाया गया डेल्टा एल, और ये जो बाहर वाला है वो है डेल्टा ए। लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए। डेल्टा ए कितना है, तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको ये अलग ही करके दिखा देता हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ये जो ब्लू और पिंक है वही डेल्टा ए है, तो वो डेल्टा ए हम काट ही लेते हैं, बड़ा आसान रहेगा। देखिए यही हमारा डेल्टा ई था, और ये बहुत अच्छे से देख सकते हैं हम लोग। ये लेंथ एल है और ये जो चौड़ाई है वो डेल्टा एल है। तो ये एरिया हुआ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू डेल्टा एल, एल इंटू डेल्टा एल। अगर हम इस एरिया की बात करें तो उसी तरह से ये लेंथ एल है और ये चौड़ाई डेल्टा एल है। तो ये एरिया भी है एल इंटू डेल्टा एल और ये भी है एल इंटू डेल्टा एल। तो हमारे पास जो डेल्टा ए आया वो होगा एल इंटू डेल्टा एल प्लस एल इंटू डेल्टा एल प्लस ये जो एरिया है, इसमें तो स्क्वायर है, लेंथ भी डेल्टा एल है और ब्रेड्थ भी डेल्टा एल है। तो हम इसे लिखेंगे डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल, दैट इज डेल्टा एल का स्क्वायर। देयरफॉर डेल्टा ए बन गया 2LD डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर। अब अगर हम डेल्टा ए और डेल्टा एल का रेशियो निकालें, देयरफॉर डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एल कॉमन ले लिया 2L प्लस डेल्टा एल होगा। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल इज इक्वल टू होगा 2L प्लस डेल्टा एल। अगर हम ये इंक्रीज बहुत ही स्मॉल कर देते हैं, अगर हम ये इंक्रीज बहुत ही स्मॉल कर देते हैं जैसा कि इस पिक्चर में किया है मैंने, ये एरिया लेंथ का इंक्रीज स्मॉल dl, इधर भी इंक्रीज dl, तो उस केस में जो डेल्टा एल है हम उसे कहते हैं डेल्टा एल टेंड्स टू जीरो है। टेंड्स टू जीरो का मतलब है जो लेंथ में इंक्रीज है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल, इतना स्मॉल है कि इस वैल्यू के आगे इसको हम तब डेल्टा एल, अगर ये एक वर्ड को आप जरा ध्यान से समझिए, डेल्टा एल टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब है लंबाई में इंक्रीज मामूली सा है, और अगर वो मामूली सा है लंबाई में इंक्रीज तो उसे अब हम डेल्टा एल की बजाय डी एल लिखेंगे।
एक सवाल हमारा इसको फाइंड आउट करना था, दूसरा सवाल हमारा था डी ए बाई डी एल निकालना, डी ए बाई डी एल। तो ये डेल्टा ए कब डी ए बनेगा, जब ये डेल्टा एल डी एल बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले केस में एरिया ए था, लेंथ डेल्टा एल थी, लेकिन अब जो लेंथ में इंक्रीज है वो डेल्टा एल नहीं है, मामूली सा है, तो वो डी एल कहलाएगा। पिछली बार एरिया का इंक्रीज लार्ज था तो वो डेल्टा ए था, अब वो लार्ज नहीं है, स्मॉल है, तो वो डी ए कहलाएगा। तो ये इंक्रीज अब डी ए है, तो जब लेंथ का इंक्रीज डी एल बन जाएगा तो एरिया का इंक्रीज डी ए बन जाएगा। तो जैसे ही हम लेंथ को टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एल टेंड्स टू जीरो, लेंथ का इंक्रीज मामूली सा करेंगे, तो अब डेल्टा एल नहीं डी एल लिखा जाएगा। और एरिया का इंक्रीज अब बढ़ा नहीं रहा है, वो भी छोटा सा हो गया है, तो उसे हम डेल्टा ए नहीं डी ए लिखेंगे। तो डी ए बाई डी एल बराबर हो जाएगा 2L प्लस डी एल। और डी एल किसके आगे बहुत स्मॉल है, 2L वैल्यू, 2L वैल्यू काफी ज्यादा है, L इतनी वैल्यू है L, और इतनी ही L ये है, तो L प्लस L 2L है। 2L के आगे ये जो इंक्रीज आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ब्लू कलर में दिखाया गया है, वो इंक्रीज बहुत ही थोड़ा है, और बहुत ही थोड़ा है तो हम उसे 2L प्लस DL को अप्रोक्सीमेटली 2L मानेंगे। देयरफॉर DA बाई DL इज इक्वल टू हो जाएगा 2L। इस प्रकार हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो प्रोसेस काफ़ी लंबा है, आप इसे बिल्कुल छोटा सा करिए। तो हम इसको छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए हम कुछ फार्मूले बनाएंगे और उन फार्मूलों का यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या रहेगा वो देखिए आप लोग। शॉर्ट ट्रिक, ए बराबर एल स्क्वायर है। अगर आपको डी ए बाई डी एल निकालना है तो कुछ नहीं करना, रिजल्ट बना लेते हैं। ये 2 आगे आ जाएगा, एल की पावर जितनी थी उसमें से एक कम कर दो, 2 आगे ले आओ और एल की जितनी पावर थी उसमें से एक कम कर दो, और आंसर आपको मिल जाएगा 12, जो आपने इतने लंबे तरीके से किया। लेकिन वो समझने के लिए ज़रूरी था, ये याद रखने के लिए। तो अगर इसी तरह सिमिलर वे में अगर हम कहें कि अगर हमारे पास इस तरह की चीज़ होती, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता, और कोई हमसे कहता कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो आप कैसे निकालते? बड़ा सिंपल सा तरीका है, अभी अभी मैंने आपको तरीका बताया है। 3 आगे ले आए, एक पावर कम कर दें, 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह इफ y इज इक्वल टू हो जाए x की पावर 7, और मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे निकाल के दिखाइए डी वाई बाई डी एक्स, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी बात। आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 7x की पावर 6। लेट अस मेक जनरल फार्मूला। तो अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें तो जनरल फार्मूला बच्चों क्या रहेगा, y इज इक्वल टू, अगर हम x की पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी मान ले n है, और कोई हमसे कहे कि आप हमें डी वाई बाई डी एक्स निकाल के दिखाएं। देखो बच्चों, हमने प्रूफ एक बार करके देख लिया, हम बार बार प्रूफ नहीं करेंगे। अब हम जस्ट फार्मूले की ट्रिक को यूज करेंगे। कोई कह दे कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 2 3 5 रूट हाफ 3/2 एंड सो ऑन, जनरल कह दे n पावर है, तो व्हाट विल बी द आंसर, डी वाई बाई डी एक्स, n आगे आ जाएगा इनटू में x, और जितनी भी पावर दे रखी है उसमें से एक कम कर दें, दैट्स ऑल, यही आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।